Hello student, welcome back to my channel. I am Kanchan and you are watching KS Classes. जैसा कि हमने लास्ट 2 वीडियोस में शीत युद्ध के बारे में कि शीत युद्ध कैसे स्टार्ट हुआ, उसमें क्या वैचारिक संघर्ष थे, किस तरह से वैश्विक प्रसार हुआ, उसकी प्रकृति क्या थी, तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। अब इसमें पढ़ेंगे कि जो प्रथम शीत युद्ध है वो कब से कब तक चला था और उस टाइम पे दोनों महाशक्तियों के बीच में क्या क्या तनाव थे। तो इनको हमने क्या करा है कि जो 1946 से लेकर 1962 तक के काल को प्रथम शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद के चरण को हमने द्वितीय तृतीय 3 पार्ट में डिवाइडेड करा है। तो शीत युद्ध को 3 चरणों में हमने बांटा है, तो उसी के बारे में हम 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं प्रथम चरण की। तो प्रथम चरण कहाँ से शुरू होता है? चर्चिल के फुलटन भाषण से। तो शीत युद्ध के जो शुरुआत है उसको लेके अलग अलग विचारक है, विद्वान हैं, उनके अलग अलग विचार रहे हैं, लेकिन सर्वमान्य मान्यता यह दी जाती है कि 5 मार्च 1946 को ब्रिटेन के नेता विंस्टन चर्चिल ने अमेरिका के फुलटन स्थान पर एक भाषण दिया था। इसी के बाद शीत युद्ध शुरू हो गया था। तो यह कौन से नेता थे? ब्रिटेन के नेता थे चर्चिल। इन्होंने अमेरिका के फुलटन स्थान पर एक भाषण दिया था। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने कहा, उस टाइम वो भी उपस्थित थे, तो उन्होंने एक नई विचारधारा का जन्म दिया। उन्होंने कहा कि जो सोवियत संघ है, उसने सोवियत संघ के आचरण की बहुत आलोचना की। उन्होंने कहा कि जो सोवियत संघ है वह पूर्वी और पश्चिमी देशों के बीच में एक लोह आवरण बना रहा है। वह इसीलिए इस तरह की दीवार बना रहा है जिससे कि जिन देशों पे सोवियत संघ ने कब्जा कर रखा है तो उनके बारे में बाहरी देशों को ज्ञान ना हो सके। तो चर्चिल ने सोवियत कार्यवाही को लोकतंत्र की स्वतंत्रता और ईसाई सभ्यता के लिए खतरा कहा। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की चीज़ें चलती रही तो ईसाई सभ्यता है उसे खतरा है, और साथ में ही देश में तांत्रिक व्यवस्था सफल नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो देश है सोवियत संघ वो साम्यवादी विचारधारा को फैलाना चाहता है और पूरे समाज से लोकतांत्रिक व्यवस्था को ख़त्म करना चाहता है। तो इसके लिए उन्होंने एंग्लो अमेरिकी गठबंधन की मांग की। तो राष्ट्रपति ट्रूमैन ने चर्चिल के सुझावों का समर्थन किया। तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर जो 5 मार्च 1946 से चर्चिल के फुलटन भाषण से ही शीत युद्ध का जन्म हुआ। अब ट्रूमैन सिद्धांत क्या था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 12 मार्च 1947 को साम्यवाद को रोकने के लिए एक सिद्धांत की घोषणा की, जिसे ट्रूमैन सिद्धांत कहा गया। इन्होंने कहा कि जिन देशों तक साम्यवाद पहुंच गया है वहीं पर उसको रोक दिया जाए और आगे प्रसार ना होने दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा है। साथ ही ईसाई सभ्यता इससे ख़त्म हो सकती है। सोवियत संघ यूनान तथा तुर्की में बड़ी तेज़ी से हस्तक्षेप कर रहा था, तो अमेरिका चाहता था कि किसी भी तरह से इसे रोक दिया जाए। तो अमेरिका ने क्या करा कि किसी भी तरह ये साम्यवादी देश हैं इसके नियंत्रण से बच सके, इसके लिए जो आर्थिक सहायता है वो भिजवानी चालू की। अगर उसने सोचा कि अगर वह इन देशों को आर्थिक सहायता पहुंचाएगा तो वो देश उसके साथ देंगे, ना कि सोवियत संघ का। तो मार्च 1947 में ट्रूमैन ने अमेरिकी कांग्रेस को ये सिफारिश की कि यूनान को $25 करोड़, तुर्की को $15 करोड़ आर्थिक सहायता स्वीकार की जाए। तो इसका जो आर्थिक सहायता देने का पर्पस था वो यह था कि किसी भी तरह से इन देशों पर अपना नियंत्रण किया जा सके और इन देशों में साम्यवादी प्रसार को रोका जा सके, क्योंकि अगर वह यह कदम नहीं उठाता तो साम्यवादी व्यवस्था फैल सकती थी, क्योंकि सोवियत संघ इन देशों की मदद करता और इन्हें अपने अंडर में कर लेता। तो यह सिद्धांत सोवियत संघ के लिए कठोर चेतावनी थी कि वह अन्य देशों में अपना हस्तक्षेप बंद कर दे। तो इस तरह से जो सोवियत गुट हैं या जो भी वामपंथी हैं, तो उन्होंने ट्रूमैन सिद्धांत की आलोचना की। तो उनका यह कहना था कि यह अमेरिकी साम्राज्यवाद की पहल है
क्योंकि अमेरिका आर्थिक सहायता द्वारा पूरे विश्व पर अपना कब्जा करना चाहता है। अब बात करते हैं मार्शल योजना। तो मार्शल योजना क्या थी? तो यह भी अमेरिका द्वारा एक योजना बनाई गई थी यूरोप की मदद के लिए। तो इसी को मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या हुआ कि यूरोप में जब दूसरा महायुद्ध ख़त्म हुआ था 1945 में, तो यूरोप के ही देशों में ये युद्ध लड़ा गया था, इसीलिए यूरोप की कंट्रियों को ये हानि उठानी पड़ी थी। तो यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए और उनको आर्थिक मदद पहुंचाई, इसी को मार्शल योजना कहा जाता है। तो अमेरिका ने कहा कि जो दूसरे महायुद्ध में जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनको हानि पहुंची है तो उनकी हम मदद करेंगे, उन्हें हम आर्थिक सहायता देंगे। तो 23 अप्रैल 1947 को इस बात पर बल दिया गया कि किसी भी तरह से यूरोप का आर्थिक पुनरुद्धार किया जा सके। उन्होंने ये कोशिश की कि किसी भी तरह से साम्यवादी प्रसार है उसको रोका जा सके। तो उन्होंने, जो राष्ट्रपति ट्रूमैन ने मार्शल द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार यूरोपीय देशों की मदद की, वहाँ पर बेकारी, भुखमरी, निर्धनता को समाप्त करने के पर्पज से एक मार्शल योजना शुरू की। 1948 में अमेरिकी कांग्रेस ने मार्शल योजना को कानूनी रूप देने के लिए आर्थिक सहयोग अधिनियम पास कर दिया। तो इसके बाद से ही यूरोपीय पुनर्निर्माण कार्यक्रम बनाया गया। इसके अंदर जितने भी यूरोपियन सदस्य देश थे उन्हें अमेरिका आर्थिक सहायता देगा और अन्य संबंधित विषयों पर भी उन्होंने समझौता किया। तो इस योजना के अंदर 5 अरब 30 करोड़ डॉलर की राशि दी गई, जिससे कि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनका दोबारा से विकास किया जा सके। तो जब ये योजनाएं चल रही थी तो अमेरिका और शीत युद्ध, तो ये क्या कर रहे थे? अमेरिका चाहता था किसी भी तरह से जो साम्यवादी प्रसार है उसे रोका जा सके, और इसी तरह से सोवियत संघ चाहता था कि किसी भी तरह से पूंजीवादी या लोकतांत्रिक व्यवस्था को फैलने से रोका जाए। अब बात करते हैं हम कॉमगन की। तो इसके अंदर क्या था कि सोवियत संघ ने मार्शल योजना का विरोध करा। अभी जो हमने 3 पढ़े ये तो अमेरिका के पक्ष में थे, क्योंकि अमेरिका ने ये चीज़ें की। चर्चिल का फुलटन भाषण हो गया, ट्रूमैन सिद्धांत हो गया, मार्शल योजना हो गया। तो अब सोवियत संघ ने कहा कि कॉमगन की स्थापना की। इन्होंने कहा कि जो रूस है, पोलैंड है, बुल्गारिया है, हंगरी है, रोमानिया है, तो इनके साथ हम व्यावसायिक संबंध कायम करेंगे, इनके साथ हम व्यापार करेंगे। इसके लिए इन्होंने इंफॉर्मेशन ब्यूरो नामक संगठन की स्थापना की। तो इसका जो मुख्यालय है वो यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में बनाया गया। फ्रांस और इटली के जो साम्यवादी दल हैं वो भी इस संगठन में शामिल हुए। तो इस तरह से जो सोवियत संघ है उन्होंने ये मार्शल योजना के तहत इसका विरोध करने के लिए कॉमगन की स्थापना की। बर्लिन की नाकेबंदी, तो इस दौर की सबसे रोचक घटना है वो है बर्लिन की नाकाबंदी। आपको पता है कि जब दूसरा महायुद्ध हुआ था तो जर्मनी 2 गुटों में बंट गया था। पश्चिमी जर्मनी पे अमेरिका, ब्रिटेन तथा फ्रांस का आधिपत्य था, जबकि पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ के कब्जे में था। तो सोवियत संघ ने 1948 में बर्लिन की नाकाबंदी कर दी। तो पश्चिमी जर्मनी से जो यातायात, संचार, सभी चीज़ों को बंद कर दिया गया। तो इसी के जवाब में अमेरिका और ब्रिटेन ने बर्लिन को हवाई मार्ग से आहार, अन्न, दवाइयाँ आदि भेजना प्रारंभ कर दिया। सोवियत संघ को 1949 में ये नाकेबंदी खत्म करनी पड़ी। इस पारी में अमेरिका की विजय हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका का प्रभुत्व नज़र आने लगा था और उसे लगने लगा था कि अगर ये नाकेबंदी मैंने ख़त्म नहीं की तो इसका परिणाम बुरा हो सकता है। अब बात करते हैं हम नाटो। नाटो अमेरिका द्वारा बनाया गया एक संगठन था जिसको पश्चिमी गठबंधन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म थी आपकी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। इसकी स्थापना 12 देशों से हुई। 12 देशों ने मिलकर इस संगठन को बनाया था। इन्होंने कहा था कि उत्तर अमेरिका, यूरोप के इन देशों पे किसी एक पर भी हमला होता है तो यह सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और सभी देश उस जो युद्ध कर रहा है उसके खिलाफ लड़ेंगे।
तो इस संगठन में शामिल देश सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेंगे। तो ये जो नाटो द्वारा बनाया गया संगठन है, ये पहला पश्चिमी गठबंधन था। तो यूगोस्लाविया का निष्कासन, सोवियत यूगोस्लाव संबंधों में टकराव आने लगी। तो जब टीटो ने स्टालिन के आदेशों और इच्छाओं को आंख बंद कर मानने से इनकार कर दिया, तो टीटो ने यूगोस्लाविया के आंतरिक मामलों और उसकी विदेश नीति में सोवियत हस्तक्षेप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। टीटो नहीं चाहते थे कि जो सोवियत संघ के स्टालिन है वो हमारे देश में इंटरफेयर करे। तो इस कारण उन दोनों में मतभेद बढ़ने लगे और 1949 में यूगोस्लाविया में वातावरण मैत्री पर आधारित न होकर शत्रुतापूर्ण हो गया और यूगोस्लाविया को कॉन्फ्रेंस से निष्कासित कर दिया गया। तो ये सोवियत संघ द्वारा उठाया गया कदम था। अब चीन की साम्यवादी क्रांति, जैसे कि बताया कि 1 अक्टूबर 1949 को माओ के नेतृत्व में चीन में एक क्रांति हुई थी जिसको साम्यवादी क्रांति कहा जाता है। तो इससे क्या हुआ, अमेरिका को बहुत तगड़ा झटका लगा क्योंकि चीन सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य था। सोवियत संघ भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य था, यहाँ पर चीन भी था। तो इस तरह से अमेरिकी समर्थक च्यांग काई शेक की राष्ट्रवादी सरकार भागकर ताइवान चली गई और जबकि अमेरिका चाहता था कि राष्ट्रवादी जो सरकार है वही बने, लेकिन साम्यवादी सरकार बन गई। तो अमेरिका समर्थक राष्ट्रवादी ताइवान को यह स्थान मिला। सोवियत संघ प्रतिक्रिया में सुरक्षा परिषद की कई बैठकों का भी बहिष्कार किया गया। कोरिया संकट, तो दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी वो कोरिया में घटी थी। तो जर्मनी की तरह महायुद्ध के बाद जो उत्तरी कोरिया था तो उसमें भी साम्यवादी सरकारें आईं। दक्षिण कोरिया में अमेरिका, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो जर्मनी है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गया था। इसी तरह से जो कोरिया था वो उत्तरी और दक्षिणी 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गया था। एक साइड अमेरिका था और दूसरी साइड सोवियत संघ था। तो जर्मनी की तरह महायुद्ध के बाद भी 1950 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पे आक्रमण कर दिया। साम्यवादी चीन ने उत्तर कोरिया के समर्थन में संघर्ष की घोषणा कर दी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया। तो 1953 में यह युद्ध बंद हो गया और दोनों देशों के बीच में रेखा खींच दी गई। अमेरिकी जापान संधि, तो कोरिया संकट के समय सितंबर 1951 में अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने जापान के साथ एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। तो सोवियत संघ ने इसे एक पक्षीय मानकर अमेरिका की आलोचना की। तो ये था हमारा प्रथम चरण, ये 1953 तक रहा है। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेज की, जो कोल्ड वॉर है, शीत युद्ध है, उसकी सेकंड स्टेज या द्वितीय चरण क्या था। अब इसमें क्या हुआ था, नेतृत्व परिवर्तन हुए थे। राष्ट्रपति ट्रूमैन है, उनका कार्यकाल 1953 में ख़त्म हो गया। उनके उत्तराधिकारी आइजनहावर ने पहले से कम आक्रामक नीति अपनाई। तो जो ट्रूमैन ने नीतियाँ अपना रखी थी वो उन्होंने नहीं अपनाई। और उधर सोवियत संघ के जो नेता थे स्टालिन, उनकी मृत्यु हो गई 1953 में। तो उनके उत्तराधिकारी निकिता ख्रुश्चेव आए। इन्होंने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और समझौतावादी नीति को अपनाने पर जोर दिया। तो इस तरह से आप देखने के लिए मिला कि जो पहला चरण था वह बहुत आक्रामक था, जबकि द्वितीय चरण में ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी यहाँ हमें टकराव देखने के लिए मिलते हैं। तो सोवियत प्रभाव के निरस्त करने के लिए, राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने के लिए या उन्हें और तेज करना, टैक्स, मुद्रास्फीति को कम करना, राष्ट्रीय बजट में संतुलन लाना। तो अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति, इन्होंने ये लक्ष्य रखे थे। तो इन्होंने कहा कि जो ट्रूमैन ने अधिक खर्चा किया था सेनाओं में, तो इन्होंने उसको थोड़ा कम कर दिया गया। तो उन्होंने परमाणु भंडारों और खुफिया तंत्र पर अधिक बल दिया, ना कि सेना पर। तो राष्ट्रीय बजट में कटौती भी की गई। तो शीत युद्ध को प्रभावशाली ढंग से बनाए रखने के लिए नई नीति का नाम दिया गया और जो व्हाइट हाउस के उस कमरे में रखा गया जहां राष्ट्रपति के जो सलाहकार थे वो विचार किया करते थे। तो विदेश नीति पर विचार किए गए। तो राष्ट्रपति कटलर ने एक नई नीति बनाई। तो इसके अंदर हवाई एवं परमाणु अवरोध पर अत्यधिक निर्भरता को शामिल किया गया।
तो इन्होंने परमाणु बम को अमेरिका की रक्षा का अभिन्न अंग बना दिया गया। तो इन्होंने कहा अगर परमाणु हथियार ज़्यादा होंगे तो इससे हम पहले की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे से दूसरे देश को नीचा दिखवा सकते हैं। अब बात करते हैं हम आणविक परीक्षण के, न्यूक्लियर टेस्ट। तो अमेरिका 1952 में ही थर्मो न्यूक्लियर बम, हाइड्रोजन बम जिसे कहा गया है, उसका परीक्षण कर चुका था। तो सोवियत संघ ने भी अगस्त में अपना पहला आणविक परीक्षण किया। तो इस बम की जो क्षमता थी वो परमाणु बमों की तुलना में हजारों गुना अधिक थी। तो इस तरह से अब जो देश थे वो युद्ध के लिए और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे। हिंद चीन की बात करें तो इसके अंदर भी फ्रांसीसी आधिपत्य के खिलाफ लड़ाई हो रही थी, क्योंकि जो फ्रांसीसी सरकार थी वो हिंद चीन पर अपना कब्जा जताना चाहती थी। तो इस संघर्ष में सोवियत संघ हिंद चीन के साथ था और अमेरिका ने फ्रांस का पक्ष लिया। तो यहाँ पर वियतनाम में 2 सितंबर 1954 को हो ची मिन्ह ने जनवादी गणतंत्र की स्थापना की और जब से यहाँ पर फ्रांस का जो आधिपत्य था वो खत्म हो गया। अब सिएटो और सेंटो की बात करते हैं। जो सीटो सेंटो थे वो भी अमेरिका के गठबंधन थे। तो सीटो की फुल फॉर्म है आपकी साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और जो सेंटो है उसको केंद्रीय संधि संगठन यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो सीटो 1954 में बना था, जबकि सेंटो 1955 में। तो सीटो में अमेरिका, फिलीपींस, पाकिस्तान, थाईलैंड शामिल थे, जबकि सेंटो में तुर्की, ईरान और इराक शामिल थे। तो इस तरह से ये भी एक सैनिक गठबंधन था। तो इसके जवाब में सोवियत संघ ने चीन के साथ अपने संबंध अच्छे किए, वियतनाम के साथ, उत्तर कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध मजबूत किए। इसी टाइम पीरियड में वार्सा पैक्ट बना, जो 14 मई 1955 को सोवियत संघ ने बनाया और उसके साथी देशों ने। तो इसमें भी यही कहा गया कि यदि किसी सदस्य देश पर सैनिक हमला होता है तो उसके जवाब में सभी मिलकर उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। तो ये नाटो के विपक्ष में बनाया गया था, जिसको वार्सा पैक्ट कहा गया। अब बात करते हैं हम पोलैंड की संकट की। तो पोलैंड में क्या हुआ, 1956 में एक औद्योगिक नगर है पोजनाम, इसके अंदर दंगे भड़के तो इसको क्रूरता से दबा दिया गया। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। तो पोलैंड की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो गई। तो इसमें क्या हुआ, जो बैरूत है उसकी उसी वर्ष मृत्यु हो गई और जो दूसरे गुट का नेता था गोमुल्का, जो टीटो समर्थक राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट था, उसको 1949 में जेल में बंदी बनाकर रखा गया और उसको रिहा करा गया। तो इस तरह से दो गुटों में जो संघर्ष हो रहा था उसमें गोमुल्का गुट की जीत हुई और पोलैंड में 1956 में कम्युनिस्ट पार्टी ने ये घोषणा की कि पोलैंड अब समाजवाद के राष्ट्रवादी मार्ग पर चलेगा। तो सोवियत नेताओं ने भी इसमें हस्तक्षेप करा और इसके बाद जो क्रुश्चेव थे वो इसमें क्या कहते हैं, महासचिव के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी के। तो उन्होंने अनुमोदन करा कि गोमुल्का हैं वो चुनाव करवाएं। तो इस अनुमोदन के बदले पोलिश नेताओं ने यह आश्वासन दिया कि वो समाजवादी व्यवस्था को बनाए रखेंगे। स्वेज नहर संकट। तो मिस्र सरकार ने 1956 में स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की। इस नहर का निर्माण अंग्रेजों ने किया था और फ्रांसीसियों ने किया था। तो स्वेज नहर कंपनी को यह अधिकार प्राप्त था कि 1869 से लेकर 99 ईयर्स तक वो इस नहर का रखरखाव करेगी, उस पर नियंत्रण होगा और उसका निरीक्षण करेगी और जो भी प्रॉफिट होगा वो उसको वही लेंगे। तो ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया। ब्रिटेन सरकार पर इतना अधिक दबाव पड़ा कि उसके पास आक्रमण बंद करने के लिए अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री की इस नीति का कड़ा विरोध किया। तो सोवियत संघ ने अमेरिका के समक्ष प्रस्ताव किया और उनको मिलकर ब्रिटेन तथा फ्रांस का मुकाबला करना चाहिए। तो इस तरह से उन्हें धमकी दे डाली कि अगर आपने ये युद्ध नहीं रोका तो रॉकेट से आपके ऊपर परमाणु बम फेंका जा सकता है। तो ब्रिटेन और फ्रांस के विरुद्ध अमेरिका और सोवियत संघ का दृष्टिकोण एक समान था। तो इस तरह से ये था आपका स्वेज नहर का संकट। इसके बाद हम तृतीय चरण की बात करेंगे। अब बात करते हैं तृतीय चरण की।
तो तृतीय चरण क्या था, इसको कैंप डेविड भावना कहा जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति थे आइजनहॉवर। इन्होंने क्रुश्चेव की अमेरिका की यात्रा का नियंत्रण दिया। तो आप सभी को पता है उस टाइम जो निकिता क्रुश्चेव हैं वो सोवियत संघ के नेता थे। तो सोवियत नेता के 15 से 27 सितंबर 1969 तक अमेरिका की यात्रा की। तो इन्होंने अमेरिकी की यात्रा की तो अमेरिका जनता ने भी इस यात्रा का स्वागत किया। उन्हें लगा कि अब शायद यह स्थिति आ गई है कि अब दोनों देशों के बीच में तनाव की स्थिति कम हो जाएगी। तो इन दोनों नेताओं की कैंप डेविड नामक विश्राम घर में बातचीत हुई। तो क्रुश्चेव ने सुझाव दिया कि 4 वर्ष की अवधि में पूरी तरह से निशस्त्रीकरण कर दिया जाए। तो इस तरह से पहली बार किसी सोवियत नेता ने अमेरिका की यात्रा की और पूंजीवादी अमेरिका के साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश की। तो आशावादियों ने कहा कि क्रुश्चेव अमेरिका को समझने का प्रयास कर रहा था और यह कार्य निश्चय ही प्रगतिशील था। तो इसीलिए इसको कैंप डेविड की भावना कहा जाता है। अब आता है U-2 विमान कांड। तो क्रुश्चेव की अमेरिकी यात्रा के दौरान शीत युद्ध के तनाव को कम करने के लिए 4 बड़े देशों के शासनाध्यक्ष ने एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया और यह कहा गया कि ये तय हुआ कि 1960 में पेरिस में शिखर सम्मेलन हो और वहीं से राष्ट्रपति आइजनहॉवर सोवियत संघ की यात्रा करेंगे, यानी पहले वहां पर पेरिस में आएंगे, उसके बाद वो सोवियत संघ जाएंगे। किंतु आइजनहॉवर पहले अन्य मित्रों से परामर्श करना चाहते थे। तो इसमें कहा गया कि फ्रांस के राष्ट्रपति डी गॉल ने प्रस्तावित शिखर सम्मेलन में तब तक भाग न लेने का निर्णय किया जब तक क्रुश्चेव फ्रांस की यात्रा नहीं करते। तो इस तरह से थोड़ी स्थिति खराब हुई, लेकिन शिखर सम्मेलन के आरंभ होने से पूर्व ही 1 मई 1960 को अमेरिका का जासूसी विमान U-2 सोवियत सीमा में जासूसी करते पकड़ा गया और जैसे ही वह पकड़ा गया तो दोबारा से इन दोनों देशों के बीच में जो स्थिति थी वो खराब हो गई। तो इससे यह पता चल रहा था कि जो अमेरिका के जासूसी विमान है वो सोवियत संघ के ऊपर उड़कर रणनीतिक महत्व की तस्वीरें खींचते रहे थे। तो इससे इन दोनों राष्ट्रपतियों के बीच में फिर संदेह नज़र आने लगा। तो अब आता है कि पेरिस सम्मेलन। तो 16 मई 1960 को पेरिस में शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया जो बर्लिन की समस्या, जिस पर आगे चर्चा की है, उस पर केंद्रित है। तो इसमें क्या हुआ, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस के शासनाध्यक्षों ने भाग लिया। तो इसमें जो रूस के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जासूसी कांड का मामला उठाया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहॉवर का अपमान करा, यहाँ तक कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति द गॉल तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकमिलन के साथ क्रुश्चेव ने हाथ मिलाया, जबकि आइजनहॉवर ने हाथ बढ़ाया तो इनकार कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे भी पेरिस में जो सम्मेलन हुआ था उसमें इनकी स्थिति खराब हो गई। कैनेडी का निर्वाचन। 1960 के चुनाव हुए तो कैनेडी राष्ट्रपति बन गए। तो रूस के क्रुश्चेव उन्होंने बधाई भेजी, लेकिन उन्होंने सोचा कैनेडी के आने से शीत युद्ध में थोड़ी सी कमी आएगी। तो कैनेडी ने भी स्थायी शांति की रास्ता अपनाया और उन्होंने वादा किया कि ऐसा ही होगा। अब बात करते हैं बर्लिन की दीवार को। तो आपको पता है कि जब दूसरा महायुद्ध हुआ था तो जर्मनी हार गई थी। तो 1949 में जर्मनी का विभाजन कर दिया गया था, इसको पूर्वी और पश्चिमी भाग बना दिया गया था। तो 1945 के समझौते के अनुसार उस नगर पे रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका चारों मित्र राष्ट्रों का अधिकार था। नगर के पूर्वी भाग पर सोवियत का कब्जा था। तो इस तरह से इन दोनों स्थितियों में दीवार आ गई थी। तो पूर्वी बर्लिन के लोग हैं वो पश्चिमी बर्लिन एक ऐसा समृद्धशाली आकर्षण था, तो इन्होंने सोचा पूर्वी बर्लिन के लोगों को जो पश्चिमी बर्लिन है वो ज़्यादा अच्छा लगने लगा। तो उन्होंने कहा कि हमें थोड़ी सी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो इन लोगों में से अधिकांश निपुण कर्मी थे और ऐसे व्यवसायी थे जिन्होंने निपुणता पूर्वी जर्मनी की
अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए आवश्यक थी। तो इन्होंने कहा कि किसी भी तरह से हमें दोनों को एक कर दिया जाए, क्योंकि जो पश्चिमी देश है वो ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं जबकि पूर्वी देश हैं वो ज़्यादा तरक्की नहीं कर रहे। तो पश्चिमी देश ऐसी कोई योजना नहीं बना रहे थे जिससे उन्हें बर्लिन छोड़ना पड़े। तो क्रुश्चेव ने पश्चिम को धमकी दे दी कि अगर उन्होंने 6 महीने में उनकी बात नहीं मानी तो वह युद्ध कर देंगे। तो इस तरह से वहाँ पे थोड़ा सा तनातनी बनी रही। अब बात करते हैं हम क्यूबा मिसाइल संकट की। तो क्यूबा क्या है, एक छोटा सा द्वीप है जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लगा हुआ है, लेकिन अगर हम इनके संबंध की बात करें, जो इसके रिश्ते हैं वह सोवियत संघ के साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि क्यूबा में भी साम्यवादी अर्थव्यवस्था है और सोवियत संघ में भी साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, जबकि अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो एक तरह से उसके तट से लगा हुआ ये द्वीप है, जबकि रशिया इतनी दूर है और उसके साथ उसके संबंध बहुत अच्छे हैं। तो 1959 में फिदेल कास्त्रो ने सोवियत की सरकार को बर्खास्त कर सत्ता पर अधिकार कर लिया। तो क्यूबा में अमेरिका के पूंजीपतियों ने करोड़ों डॉलर निवेश किए थे। तो कास्त्रो ने उद्योग पर सरकारी नियंत्रण कायम करा और उस पर कब्जा कर लिया। तो सोवियत संघ के नेता ने सोचा है, उस टाइम निकिता क्रुश्चेव थे, उन्होंने कहा क्यों ना यहाँ पर सैनिक अड्डे के तौर पर क्यूबा को तब्दील कर दिया जाए। तो यहाँ उन्होंने 1962 में परमाणु मिसाइलें भेज दी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि पड़ोस में सोवियत संघ अपना ठिकाना बना चुका था और अगर वह वहाँ से हमला करता तो काफ़ी सारे उसके इलाकों को नुकसान पहुंचा सकता था। तो इसीलिए उसने कहा, जॉन एफ कैनेडी उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने कहा सोवियत संघ से कि वो अपने परमाणु मिसाइलें यहाँ से हटा लें, लेकिन सोवियत संघ ने ऐसा नहीं किया। तो सोवियत संघ द्वारा क्यूबा को भेजी जाने वाली सामग्री जो जहाज़ों के जरिए आती थी वो सैनिकों ने बीच समुद्र में ही रोक ली। इससे वहाँ पर तनाव की स्थिति बैठ गई। कहा जाता है कि शायद या तो सोवियत संघ ने अपने जहाज़ों की जो गति थी वो धीमी कर ली थी। तो इसी को क्यूबा संकट का नाम दिया जाता है, क्योंकि पहले सीधा युद्ध की स्थिति बन चुकी थी जो क्यूबा में बन चुकी थी और लगता था कि शायद दोनों देश आपस में रक्त रंजित लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये बहुत ही मेन पॉइंट है, इसको डालना भूलना मत। तो ये थे हमारे 3 चरण। तो इसमें हमने 3 चरण के बारे में पढ़ लिया, इसको हम शीत युद्ध का नाम देते हैं। तो इस तरह से ये 3 चरण थे जो शीत युद्ध के दौरान हमें देखने के लिए मिले। आगे की वीडियो में हम नए शीत युद्ध या देतांत के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस।